प्रिय छात्रों, आज के क्लास में हम लोग अब पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। और इस राष्ट्रपति की शक्तियों को अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब इस अलग अलग भागों में राष्ट्रपति की शक्तियों में कौन कौन शक्तियाँ शामिल हैं? तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। और इस राष्ट्रपति की शक्तियों को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आपका हो जाता है कार्यपालिका शक्तियाँ। पहला कार्यपालिका शक्तियाँ। दूसरा हो जाएगा विधायी शक्तियाँ। तीसरा इसको कर सकते हैं न्यायिक शक्तियाँ। चौथा इसको कर सकते हैं सैन्य शक्तियाँ। पांचवा इसको कर सकते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। छठवां के रूप में विभाजन के रूप में किया जा सकता है वीटो पावर्स या वीटो शक्तियाँ। तो इस तरीके से राष्ट्रपति की शक्तियों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें कार्यपालिका शक्तियाँ हो गई, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ और वीटो शक्तियाँ। इसके अलावा अगर चाहें तो एक और शक्तियों का जिक्र किया जा सकता है और वो है आपका राजनयिक शक्तियाँ। राजनयिक यानी कि डिप्लोमेटिक या जो विदेशों से संबंधित जो भी पावर्स इसको दिए गए हैं उसको राजनयिक के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक एक शक्तियों के बारे में कि किन किन अनुच्छेदों में क्या क्या राष्ट्रपति को शक्तियां प्रदान की गई हैं। उसी के संबंध में अब एक एक को हम लोग वर्गीकरण करेंगे या व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। और ये जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, इस कार्यपालिका शक्ति में आपने पहले भी देखा होगा, अनुच्छेद 74 के बारे में पढ़ा होगा, जिसको हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया है। 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का गठन कौन करेगा? तो इस मंत्री परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का गठन कौन करेगा? तो इस मंत्री परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो आपका कार्यपालिका शक्ति में पहली शक्ति हो गई अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। दूसरा इसमें आर्टिकल आ जाता है आपका अनुच्छेद 78। और अनुच्छेद 78 ये कहता है कि पीएम का कर्तव्य है कि पीएम यानी कि इसी मंत्री परिषद का प्रधान या मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इसी प्राइम मिनिस्टर का ये कर्तव्य है, प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य है या प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह सभी कार्यों की सूचना किसको दे? राष्ट्रपति को प्रदान करे। राष्ट्रपति को प्रदान करे। तो इस तरीके से आपका आर्टिकल 78 हो गया और 78 में प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो सभी कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को प्रदान करे। ठीक, तो इस तरीके से ये दो आपकी कार्यपालिका शक्ति हो गई, एक आर्टिकल 74 और एक आर्टिकल 78 में। उसके बाद से जो तीसरा इसमें कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है वो तीसरा आपका हो जाता है कि नियुक्ति। मतलब राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। और इस पदाधिकारियों में नियुक्ति में आपका हो जाता है संघ के मंत्री। संघ के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा।
किसके सलाह पर करता है? तो वो प्रधानमंत्री के सलाह पर संघ के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद से राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। महान्यायवादी, और ये जो महान्यायवादी होता है इसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं, और ये महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। उसके बाद से आपका यूपीएससी के अध्यक्ष मतलब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको कि शार्ट में क्या कहते हैं? कैग यानी कि कंप्यूटरल ऑडिटर जनरल, और इस नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद से मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके अलावा आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद से आपका SC ST और OBC आयोग के अध्यक्ष। तो इस तरीके से राष्ट्रपति का ये कर्तव्य होता है, या राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। अब इस नियुक्ति में संघ के मंत्री हो गए, राज्यपाल हो गया, महान्यायवादी हो गया, कैग हो गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। उसके बाद से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, SC ST OBC आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। तो इस तरीके से जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति इसी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान किया गया है। उसके बाद से अब आगे आते हैं, तो इसको अगर स्क्रीनशॉट आप लोगों को लेना हो तो ले लीजिए, शॉर्टकट में है। और उसके बाद से फिर अगली इसकी शक्ति के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। उसके बाद से चौथा आपका हो जाता है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग हेतु, केंद्र प्लस राज्य के मध्य सहयोग हेतु ये अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। तो इस तरीके से राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। उसके बाद से पांचवा ये हो जाता है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित। तो इस तरीके से ये आपकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति हो गई। उस कार्यपालिका शक्ति में आर्टिकल 74 के बारे में हमने बता दिया कि राष्ट्रपति का यह शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्रिपरिषद का गठन करे, और वो मंत्रिपरिषद किसकी सहायता और सलाह, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। उसके बाद से आर्टिकल 78 आप लोगों ने देखा। 78 में ये है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो कार्यपालिका से संबंधित सभी कार्यों की सूचना राष्ट्रपति
को प्रदान करे। उसके बाद से आपका नियुक्ति के संबंध में है कि राष्ट्रपति का ये कर्तव्य बनता है कि या राष्ट्रपति की यह शक्ति प्राप्त है कि वह विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करे, जिसमें भिन्न भिन्न पदाधिकारियों का नाम हमने आप लोगों को बता दिया कि उन सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है और राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अब आ जाते हैं तो कार्यपालिका शक्ति आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरी ये जो शक्ति प्राप्त है ये कौन सी शक्ति है? तो ये आपकी विधायी शक्ति है। अब विधायी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? तो विधायी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 85(1) के अनुसार, आर्टिकल 85(1) के अनुसार कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो पीएम के सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अब जैसे कि जब हम लोग संसद का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसी संसद में जो संसद का गठन होता है वो आर्टिकल 79 के तहत किया जाता है और उसी आर्टिकल 79 में संसद का गठन दिया गया है और ये जो संसद का गठन होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिल करके गठित होता है, जिसमें कि राष्ट्रपति वाला चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं। लोकसभा जब हम लोग पहुँचेंगे संसद वाले चैप्टर में तो लोकसभा के बारे में ये है कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग किया जा सकता है। सामान्य रूप से उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसी आर्टिकल 85(1) के तहत प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति 5 वर्ष के पूर्व कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है। 85(2) के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 85(2) और इसी अनुच्छेद 85(2) में ये कहा गया है कि संसद सत्र के समाप्ति की घोषणा करेगा। इसमें 85(1) में आपका पीएम के सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। उसके बाद से इसी 85(1) के अंतर्गत वो लोकसभा के सत्र को बुलाता है। लोकसभा के सत्र को बुलाता है और ये जब हम लोग संसद वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसी संसद वाले चैप्टर में ये है कि संसद का सत्र वर्ष में न्यूनतम 2 बार आयोजित किया जाएगा और किसी भी दशा में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो उसी सत्र को बुलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, जिसका वर्णन 85(1) के अंतर्गत किया गया है कि वह लोकसभा के सत्र को बुलाता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर वह चाहे तो 5 वर्ष के पूर्व लोकसभा को भंग कर सकता है। उसके बाद 85(2) में यह है कि सत्र के समाप्ति की घोषणा करेगा। सत्र के समाप्ति की घोषणा। अब जाहिर सी बात है कि आपका जब सत्र को बुला रहा है तो समाप्त करने का भी पावर किसको होगा या समाप्त करने की घोषणा का पावर किसको होगा? तो वो राष्ट्रपति को। तो 85(1) के अंतर्गत लोकसभा के सत्र को बुला रहा है तो 85(2) के अंतर्गत वो क्या कर रहा है? सत्र के समाप्ति की घोषणा कर रहा है। उसके बाद से आ जाइए अब अनुच्छेद अनुच्छेद 80 के तहत। और अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को क्या करता है? मनोनीत करता है। 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। अब जैसे कि अभी हमने बताया कि आर्टिकल 79 में संसद का गठन राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के गठित होता है। तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा के संबंध में ये है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करेगा और 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करेगा जो साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में अपना विशेष योगदान रखते हों। उसके बाद से
तीसरा आपका पॉइंट हो जाता है अनुच्छेद 108 को लेकर के, अनुच्छेद 108 को लेकर के। और अनुच्छेद 108 में ये है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, संयुक्त बैठक बुलाता है। और ये संयुक्त बैठक कब बुलाता है? तो किसी भी विधेयक पर मतभेद होने पर, विधेयक के मतभेद होने पर। अब यहाँ पर जैसे कोई भी बिल या विधेयक किसी भी सदन में अगर प्रस्तुत किया गया और उस बिल विधेयक को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में किसी प्रकार का कोई मतभेद उत्पन्न होता है, तो उस मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक बुला करके उस मतभेद को दूर करने का प्रयास करता है। उसके बाद से आपका आ जाता है चौथा आर्टिकल 87, अनुच्छेद 87। और अनुच्छेद 87 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। तो 87 में ये क्या है? 87 में ये हो गया कि संयुक्त रूप से संबोधन, संयुक्त रूप से संयुक्त रूप से संबोधन, संबोधन। तो इस तरीके से जब लोकसभा का साधारण निर्वाचन होता है तो उसी लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुला करके संयुक्त रूप से उनको संबोधित करता है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। उसके बाद से विधायी शक्तियों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 108 पे कई परीक्षाओं में हमने क्वेश्चन देखा है कि सबसे पहले किस विधेयक को लेकर के संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। तो सबसे पहले जो विधेयक पर मतभेद हुआ था वो था आपका दहेज प्रतिषेध विधेयक, दहेज प्रतिषेध विधेयक। और इसी दहेज प्रतिषेध विधेयक को लेकर के संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हुआ था और इसी दहेज प्रतिषेध विधेयक को लेकर के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने सबसे पहले संयुक्त बैठक बुलाया था। उसके बाद से संयुक्त रूप से संबोधन, इसमें भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रपति के भाषण को कौन तैयार करता है। तो राष्ट्रपति जो भी बोलता है या जो भी भाषण देता है उसके भाषण को तैयार करना मंत्रिमंडल का कार्य होता है। क्योंकि अभी आर्टिकल 74 पढ़े और उसी 74 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सहायता और सलाह से कार्य करेगा। तो इस तरीके से जो राष्ट्रपति का भाषण होगा वो भाषण मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। आर्टिकल 123 क्या कहता है? तो आर्टिकल 123 में यह है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति। अब यहाँ पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात की गई है। तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 123 में है, 123। अब यहाँ पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है। तो जब हम लोग स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो जो स्थिति आपका केंद्र में राष्ट्रपति की दी गई है लगभग आपका सेम स्थिति स्टेट गवर्नमेंट में या राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल को प्रदान की गई है। तो जाहिर सी बात है कि राज्यपाल जो है जब राष्ट्रपति 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है तो राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई होगी। तो राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। 213 मतलब थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, इसी 123 में ही आपका क्या है 213 छिपा हुआ है। और ये 213 में किसको शक्ति दी गई है? तो राज्यपाल। अब राज्यपाल क्या करेगा? वो अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करेगा? तो 213 के अंतर्गत जारी करेगा। अब अध्यादेश की प्रक्रिया समझ लेते हैं कि अध्यादेश कैसे जारी करता है। तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो 123 में दी गई है और उस 123 में ये कहा गया है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है
तब उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेगा, कोई भी अध्यादेश जारी करेगा, कोई भी अध्यादेश जारी करेगा। जैसे कि अभी हमने बताया कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के सत्र को बुलाता है, और सत्र में हमने क्या बताया कि जब भी संसद का सत्र जो है वो वर्ष में न्यूनतम 2 बार आयोजित किया जाना चाहिए, और किसी भी दशा में उसको 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में 123 का राष्ट्रपति शक्ति का अनुच्छेद 123 के शक्ति का प्रयोग करते हुए जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करेगा। अब जब अध्यादेश जारी करेगा तो जाहिर सी बात है कि कभी न कभी संसद का सत्र 6 महीने के भीतर तो स्टार्ट होगा ही होगा। तो जब संसद का सत्र स्टार्ट होता है और संसद सत्र के स्टार्ट होने की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर, ये एक तरीके से विशेष तौर पे आप लोग फोकस रखिएगा इस पॉइंट को, जब संसद का सत्र प्रारंभ हुआ और प्रारंभ तिथि के 6 सप्ताह के भीतर अगर वो संसद के समक्ष नहीं रखा जाता तो वह अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाता है। तो अध्यादेश जारी कर दिया, फिर उसके बाद से अगला स्टेप हमने क्या बना दिया, संसद सत्र प्रारंभ, सत्र प्रारंभ। अब जब संसद सत्र प्रारंभ हुआ तो इस प्रारंभ तिथि के 6 सप्ताह के भीतर, के 6 सप्ताह के भीतर वो क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। किसके समक्ष रखा जाएगा, तो वो संसद के समक्ष रखा जाएगा। अब अगर 6 सप्ताह के भीतर नहीं रखा जाता तो वही अध्यादेश अपने आप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये समय को लेकर के थोड़ा सा विशेष आप फोकस रखिएगा कि कितने सप्ताह के भीतर अगर संसद के समक्ष अध्यादेश नहीं रखा जाता तो वो समाप्त हो जाता। ऑप्शन में दे दिया 1 माह, 2 माह, 6 माह, 6 सप्ताह, तो आंसर क्या जाएगा आपका 6 सप्ताह। तो इस तरीके से ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हो गई। विधायी शक्तियों में आपका पहला हो गया कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के सत्र को बुलाता है। जब सत्र को बुलाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसको समाप्त करने की भी घोषणा करेगा। उसके बाद से राष्ट्रपति की यह दूसरी विधायी शक्ति है कि राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री के सलाह पर भंग कर सकता है। तीसरा आपका 80 के अंतर्गत है कि अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करेगा जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में अपना विशेष योगदान रखते हैं। उसके बाद से अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो आपका दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेगा। कब संबोधित करेगा, तो जब लोकसभा का आम चुनाव हुआ और उस आम चुनाव के बाद दोनों सदनों को बैठा करके संयुक्त रूप से संबोधित करेगा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत वो अगर राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक को लेकर के संसद में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न होता है तो उस मतभेद को दूर करने के लिए अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाता है। और पहली बार संयुक्त बैठक किस विधेयक को लेकर के किया गया, तो वो था आपका दहेज प्रतिषेध विधेयक। उसके बाद से 123 के अंतर्गत हमने बता दिया कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो राज्यपाल को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, तो वो आपका 213 के अंतर्गत दी गई है। तो इस तरीके से आपका ये विधायी शक्ति कंप्लीट हुआ। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ अब इसमें जो हमने ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में आपका वित्तीय शक्तियाँ हमने मेंशन नहीं किया है। तो अब यहाँ अगर आप चाहें तो वित्तीय शक्तियों के बारे में हेडिंग बना सकते हैं और इस वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो पहला आपका हो जाता है कि धन विधेयक। धन विधेयक जो है वो आपका अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है और ये धन विधेयक राष्ट्रपति के स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
तो धन विधेयक, आगे क्या पॉइंट इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो धन विधेयक राष्ट्रपति के स्वीकृति के बिना नहीं, राष्ट्रपति के स्वीकृति के बिना नहीं, स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं। ये सब धन विधेयक वगैरह के बारे में हम जब आपका संसद का चैप्टर चलेगा तो उसी संसद वाले चैप्टर में धन विधेयक वगैरह के बारे में विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो इस तरीके से कोई भी अगर धन विधेयक प्रस्तुत हो रहा है तो राष्ट्रपति की जब तक उस पर स्वीकृति नहीं होती है तब तक वो धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। और लोकसभा में जब प्रस्तुत किया गया तो लोकसभा इसको राज्यसभा में भेजती है और राज्यसभा इस विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, बस इतना ही उसको पावर दिया गया है। और 14 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात वो धन विधेयक पारित मान लिया जाता है। उसके बाद से दूसरा इसमें जो शक्ति है वो आर्टिकल 280 के अंतर्गत दी गई है, वित्तीय शक्तियों में अनुच्छेद 280 के तहत। और 280 में क्या दिया गया है कि केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र प्लस राज्य के मध्य राष्ट्रपति क्या करेगा, राजस्व बंटवारा करेगा, राजस्व का बंटवारा। और इस राजस्व के बंटवारा करने के लिए वो क्या करेगा, तो इस राजस्व को बंटवारा करने के लिए राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा, वित्त आयोग का गठन। और इसी वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 280 में दिया गया है। अब ये वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए करेगा, तो 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष हेतु। तो इस तरीके से अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो आपका केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो वर्तमान में आपका वित्त आयोग का जो क्रम है वो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है, 15वां वित्त आयोग। और इस 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो इस 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं, एन.के. सिंह। करंट के रूप में इसको चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह, नंद किशोर सिंह, और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 2020 से लेकर के 2025 तक। आजकल कई एग्जाम्स में ये देखने को मिलता है कि वर्तमान न पूछ करके उसके बैक वाला करंट अफेयर्स के रूप में पूछ रहा है। तो जब 15वें वित्त आयोग एन.के. सिंह है तो जाहिर सी बात है कि 14वां वित्त आयोग भी कोई ना कोई वित्त आयोग का अध्यक्ष हुआ होगा। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी थे, वाई.बी. रेड्डी। तो इस तरीके से आपका करंट अफेयर्स के रूप में 15वां हो गया। और इसके पहले जो आपके थे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वो वाई.बी. रेड्डी। तो इस तरीके से आपका ये वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति की समाप्त हुआ। अब आते हैं हम लोग न्यायिक शक्तियों पर। न्यायिक शक्तियाँ, और इस न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आपका पहला है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति। और ये क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है, तो राष्ट्रपति को ये क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दी गई है। और इस क्षमादान की शक्ति में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, या आर्टिकल 72 में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। और वो शब्द कौन कौन से हैं, तो एक आपका शब्द का प्रयोग किया गया प्रविलंबन। प्रविलंबन, प्रविलंबन का मतलब क्या होता है, तो प्रविलंबन का मतलब होता है कि मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। मृत्यु दंड को
अस्थायी तौर पर निलंबित करना। ठीक, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति चाहे तो उस मृत्यु दंड को क्या कर सकता है, अस्थायी तौर पर निलंबित कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 72 के तहत। उसके बाद से दूसरा इसमें शब्द का जो यूज किया गया है वो है परिहार। परिहार, तो परिहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो परिहार का शाब्दिक अर्थ होता है कि दंड की प्रकृति को परिवर्तित कर दंड की मात्रा को कम करना। मतलब इसका ये हो गया कि दंड की प्रकृति को कम किए बिना मात्रा कम करना। अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि परिहार का मतलब ये हो गया कि दंड की प्रकृति को कम किए बिना दंड की मात्रा को कम करना। अब जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को 5 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया है, ठीक, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 72 के तहत क्या कर सकता है? परिहार कर सकता है। अब इसमें दंड की प्रकृति क्या है? तो दंड का नेचर या प्रकृति क्या है? कठोर है। तो इस प्रकृति को कम नहीं करेगा, वो कम किसको करेगा? दंड की मात्रा को कम कर देगा। यानी कि अगर वो चाहे राष्ट्रपति तो 5 वर्ष के कारावास को 2 वर्ष में बदल देगा, लेकिन प्रकृति क्या रहेगी? उसकी सेम रहेगी। तो उसी को किस नाम से जाना जाता है? परिहार। उसके बाद से तीसरा इसमें शब्द आ जाता है लघुकरण। और लघुकरण का शाब्दिक अर्थ होता है कि दंड की प्रकृति को परिवर्तित कर। अब इसका जस्ट क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है कि दंड की प्रकृति को परिवर्तित कर मात्रा कम कर देना। अब इसी उदाहरण को लेकर के हम लोग चलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 5 वर्ष का कठोर कारावास प्राप्त है, कठोर कारावास, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति चाहे तो इसका लघुकरण कर सकता है और प्रकृति को परिवर्तित, तो ये जो कठोर शब्द है इसको क्या कर सकता है? सादा कारावास में बदल सकता है, मात्रा को भी कम कर सकता है। तो ये मात्रा चाहे तो 2 वर्ष, 1 वर्ष या 3 वर्ष कर सकता है। उसके बाद से इसमें जो चौथा शब्द आता है वो है आपका विराम। वो चौथा शब्द क्या है? विराम। और विराम में यह है कि किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम करना। तो इसमें विराम में क्या हो गया? विशेष कारण से दंड को कम करना। अब विशेष कारण में जैसे कि अगर कोई स्त्री है और वो स्त्री को मृत्यु दंड प्रदान किया गया है और ऑलरेडी वो स्त्री गर्भवती स्त्री के रूप में है जिसे मृत्यु दंड दिया गया है, तो उसी मृत्यु दंड को वो क्या कर सकता है? विराम कर सकता है। और विराम करने के परिणाम स्वरूप उस मृत्यु दंड को कारावास में वो चाहे तो बदल सकता है। तो इस तरीके से आर्टिकल 72 में इन 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें आपका क्वेश्चंस वगैरह आए भी हुए हैं कि अनुच्छेद 72 में किस शब्द का प्रयोग किया गया है या किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस 72 में प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण और तथा विराम, ये 4 शब्दों का प्रयोग अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किया गया है। और इसी अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी अपराधी के दंड को क्षमादान कर सकता है। अब जब राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है आर्टिकल 72 में, तो राज्यपाल, जैसा कि अभी पीछे वाली शक्तियों में हमने बताया कि राष्ट्रपति को जब अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है तो राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। उसी तरीके से राज्यपाल को भी क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। और ये राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 161।
और 161 में राज्यपाल जो है वो क्षमादान कर सकता है। लेकिन इसमें एक अपवाद ये है कि राज्यपाल मृत्यु दंड तथा सेना न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को छोड़कर मृत्यु दंड को वो क्षमादान नहीं कर सकता, और सेना न्यायालय ने जो भी दंड दिया है उस दंड को छोड़कर राज्यपाल शेष सभी दंडों को क्षमादान प्रदान कर सकता है। तो इस तरीके से ये न्यायिक शक्तियाँ हो गई। और इस न्यायिक शक्तियों में एक शक्ति का पॉइंट्स अगर और जोड़ना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, चूँकि ये न्यायालय है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या करता है, नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो इस तरीके से ये आपका न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति की ये सभी शक्तियाँ शामिल हैं। अब आ जाते हैं सैन्य शक्तियाँ। सैन्य शक्तियाँ, तो चूँकि सैन्य शक्तियों के बारे में शुरू में ही हमने बताया था कि राष्ट्रपति जो होता है वो अनुच्छेद 53(2) के अंतर्गत तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। और जब तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है तो जाहिर सी बात है कि तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष या उनके जो सुप्रीम बिग बॉस हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सैन्य शक्तियाँ, और इस सैन्य शक्तियों में आर्टिकल 53(2) में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। जब तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है तो उस तीनों सेनाओं के अधिकारियों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सर्वोच्च सेनापति। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इनके पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदाधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो इस तरीके से आपका सेना और ये आपका तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति के संबंध में हो गया। उसके बाद से आपका तीनों सेनाओं के द्वारा या जो सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड हैं उन दंडों को भी क्षमादान करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। उसके बाद से अब आ जाते हैं आपका राजनयिक शक्तियाँ। राजनयिक शक्तियाँ जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स। राजनयिक शक्तियाँ, राजनयिक शक्तियाँ। और ये जो राजनयिक शक्तियाँ ये आपका देश विदेश से संबंधित होती हैं। और इस राजनयिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो वैदेशिक मामलों में वैदेशिक मामलों में क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, वैदेशिक मामलों में प्रतिनिधित्व। ठीक, मतलब विदेश से संबंधित अगर कोई भी रिप्रेजेंट करने की बात होगी तो वो राष्ट्रपति उन वैदेशिक मामलों की में अपना भारत देश की ओर से प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा इसमें पॉइंट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, इंटरनेशनल संधियाँ और समझौते, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। मतलब जो भी भारत से अन्य देशों की संधि होगी, समझौते होंगे, उस पर किसका हस्ताक्षर होगा, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होगा, क्योंकि सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। और तीसरा आपका इसमें पॉइंट आ जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो राजदूतों की नियुक्ति करता है, जो एम्बेसडर होते हैं विदेशों में, भारत के जो राजदूत होते हैं उन राजदूत या एम्बेसडर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राजदूतों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। और ये तीनों शक्तियाँ किसमें शामिल हैं, तो ये आपका राजनयिक शक्तियों के अंतर्गत शामिल हैं। अब आपका बच गया राष्ट्रपति की शक्तियों में दो शक्तियां हैं, एक आपका आपातकालीन शक्तियां और दूसरा आपका वीटो शक्तियां। तो इसी आपातकालीन शक्तियों और वीटो शक्तियों को एक हम दूसरे क्लास में व्याख्या के रूप में या इसको एक्सप्लेन करते हुए अगले क्लास में आप लोगों के सामने इमरजेंसी पावर्स एंड वीटो पावर्स के बारे में आप लोगों के सामने व्याख्यात्मक हल करूंगा। और बाकी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि राष्ट्रपति की शक्तियों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें कार्यपालिका
का अलग हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, विधायी शक्तियों के बारे में अलग क्लासिफिकेशन कर दिया, उसके बाद से न्यायिक शक्तियों के बारे में अलग, सैन्य के बारे में अलग और डिप्लोमेटिक के बारे में अलग क्लासिफिकेशन कर दिया। अब बचा केवल आपका दो शक्तियाँ, जो इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको मैं अगले क्लास में आप लोगों के सामने व्याख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करते हुए लाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।